हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी यही पढ़ा था, लेकिन वहां पे हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑन जनरल पोजीशन। किस पे पोजीशन पे? कौन सी पोजीशन पे? जनरल पोजीशन पे। ठीक है, अब जनरल पोजीशन पे अब जरा ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जनरल पोजीशन क्या है तो पहले बना लेते हैं भाई। ये वही है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनके बीच की दूरी ये हमने मार्क कर दिया, इनके बीच की दूरी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक, अच्छा इस पार्ट में अगर मैं यहां रख देता तो ये तो एक्सियल हो जाता, और यहां रखता तो ये इक्वेटोरियल हो जाता। ये ऐसे अगर मैं इसको बना दूं तो ये क्या हो जाता? ये इक्वेटोरियल हो जाता, और इस साइड में बनाता मैं तो एक्सियल पोजीशन होता है। लेकिन क्या है कि इसके बीच में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, जो कि इसके सेंटर पॉइंट से ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इससे थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। और इस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसे। ठीक है, देखो ये डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट है। इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्या है इसका डायरेक्शन? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो ये रेड वाली लाइन है, थोड़ा मैं इसको इधर और खींच लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ठीक से बना लेते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो क्या है, इसको थोड़ा और खींच लेता हूं मैं इधर, और कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले हम। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि इसके साथ एंगल थीटा बना के रह रहा है। ठीक है, कितने का एंगल बना रखा उसने? थीटा का। तो इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर मैं रिजॉल्व करूं तो जिसके साथ एंगल बना रहा हो तो उसको तो हम cos थीटा में लिखते हैं, और उसके सामने वाले को हम sin थीटा में लिखते हैं। ठीक है, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको किस में लिखते हैं बेटे? cos थीटा में, और उसके सामने वाले को sin थीटा में। तो ये cos थीटा हो जाएगा और ये sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये वाला कुछ कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं कि ये डाइपोल था P। इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। कैसे कंपोनेंट्स में? कहां गया? ये रहा। ठीक है, थोड़ा इसको और अच्छे से बनाते हैं, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास एक वेक्टर है ये। ठीक है, ये एंगल थीटा था इस साइड में, तो इस साइड में भी एंगल क्या जाएगा? थीटा। अब इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा, एक ऐसे और एक इसके परपेंडिकुलर वाले में। कैसे? एक ऐसे वाले में और एक इसके परपेंडिकुलर वाले में। ठीक है, तो एक रिजॉल्व करते हैं, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये जो मैंने रेड बनाया है ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा? ये जाएगा P cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है cos थीटा में। तो ये हो गया P cos थीटा, और ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा बेटा P sin थीटा। ठीक है, तो जो ये P था उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। एक हो गया P cos थीटा और एक हो गया P sin थीटा। ठीक है, अब जरा यहां पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो P था जो कि इस एक्सिस के साथ या इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा था, अब इस P को रिजॉल्व किया मैंने इस वाली एक्सिस में और इस वाली एक्सिस में, तो यहां मिला P cos थीटा और ये P sin थीटा। अब ये P हट गया,
मतलब मैंने इस P को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया और हमारे पास जो दो कंपोनेंट्स आ गए वो कैसे हैं, वो दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं, एक तो ये हो गया P cos थीटा और एक ये है जो कि है P sin थीटा। ठीक है, ये ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक हो गया P cos थीटा और एक हो गया P sin थीटा। और वो पॉइंट कौन सा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये है वो पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ये है वो पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। मतलब मैंने इन दोनों को उसी कलर में बना लेते हैं, ऐसे बना दिया। ये हो गया था आपका P cos थीटा और ये वाला हो गया था, ये हो गया था ऐसे P sin थीटा। और वो पॉइंट कौन सा है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये है वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखो, अब बाकी सारी चीजें आप भूल जाओ, अभी बाकी चीजें भूल जाओ कि आपके पास कुछ है, अब खाली इसको याद रखो। अब देखो, अभी वो जो रेड वाला है, रेड वाला, इसके लिए कौन सी पोजीशन हो जाएगी? अगर ये एक डाइपोल है तो इसके लिए कौन सी पोजीशन हो जाएगी? ये जाएगी एक्सियल पोजीशन। ये जो ब्लू वाला है इसके लिए ये पॉइंट कौन सा है, ये पोजीशन कौन सी है? ये है इक्वेटोरियल पोजीशन। ध्यान से समझो एक बारी को। जो मैंने ये डाइपोल था इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, एक ऐसे और एक ऐसे। तो जो ये P cos थीटा है इसके लिए ये पॉइंट कैसा है? एक्सियल पोजीशन। जो P sin थीटा है इसके लिए ये पॉइंट कौन सा कैसा है? ये है इक्वेटोरियल पोजीशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि अगर हमें एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मूवमेंट के ही डायरेक्शन में होता है एक्सियल पोजीशन पे। तो इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? ये ऐसा था, P cos थीटा ऐसा था। तो यहां पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा? ऐसा आएगा, जिसको हम P एक्सियल लिख दे रहे हैं। ऐसे तो होता है ना, ऐसे तो था। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाला वीडियो जाके देख लो। अब देखो, P sin थीटा ऐसा है, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है। तो डाइपोल मोमेंट की इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है बेटे? कैसा होता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया इक्वेटोरियल और ये हो गया एक्सियल पोजीशन पे। अब जरा ध्यान से सुनो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? वो होता था 2kp अपॉन r क्यूब। अगर यहां सेंटर से अगर r डिस्टेंस पे है तो ठीक है, r क्यूब ऐसा होता था। लेकिन ये किसकी वजह से होता था? ये ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसका डाइपोल मोमेंट कितना था वहां पे बेटे? p था। क्या था? ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ये ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पोजीशन पे जिसका डाइपोल मोमेंट कितना था? P था। लेकिन यहां पे हमारे पास जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट कितना है? P cos थीटा। कितना है बेटा? P cos थीटा। तो एक्सियल पोजीशन पे कितना आ जाएगा? 2kp cos थीटा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस डाइपोल की वजह से इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? kp अपॉन r क्यूब होता था। कितना होता था? kp अपॉन r क्यूब। लेकिन ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था? ये ऐसे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था जिसका डाइपोल मोमेंट p था। क्या था? ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था जिसका डाइपोल मोमेंट कितना था? P था। लेकिन यहां पे ये जो ब्लू वाला दिख रहा है इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? P sin थीटा। तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा kp sin थीटा। अब जरा देखो, यहां पे पूछा गया भैया अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। क्या फाइंड करो? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? देखो, दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो E नेट क्या मिलेगा? E नेट मिलेगा। कैसा मिलेगा? E नेट, E नेट मिलेगा अंडर रूट एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ऐसे तो मिलेगा एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर और इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर।
एक्सियल पोजीशन पे ये है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, तो ई नेट क्या हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे कितना है 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, उसका स्क्वायर करना तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूं 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6 स्क्वायर कर दिया। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना है kp sin थीटा बाई आर क्यूब, तो इसको भी लिख लेते हैं k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6, क्योंकि होल स्क्वायर करना है, क्या करना है बेटे, होल स्क्वायर करना है, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो, यहां से जो कॉमन होगा उसको कॉमन को निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट के बाहर, ये 4 सॉरी ये के पी दोनों में कॉमन है, आर कॉमन है, तो के बाहर आ गया, पी बाहर आ गया, आर की पावर 6 है तो बाहर रूट के बाहर आ जाएगा, आर की पावर 3 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। हाँ जी बचेगा। cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख देता हूं बेटा, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आपके पास ई नेट क्या आ गया बेटे के पी अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो गया ई नेट। ये क्या हो चुका बेटे, ये ई नेट कौन सी पोजीशन पे है, ये जनरल पोजीशन पे, तो जनरल पोजीशन पे ई नेट की वैल्यू इतनी होगी। अब आगे देखो जरा सा यहाँ पे स्पेशल केस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को हटा देते हैं, नहीं इस वाले पार्ट को हटाते हैं, चलो इस वाले पार्ट को हटाते हैं, फिर बना लेंगे, अगर जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे बना लेंगे, पूरा ही को हटा लेते हैं यार। अब देखो, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, ई नेट हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर 0 का स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर अपॉन, ये तो 1 हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 4, रूट के अंदर कितना आएगा 4, तो ई नेट कितना मिलेगा आपको √4 मतलब 2, सब बाहर आ गया। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया बेटा, ये एक्सियल पोजीशन हो गया। कौन सा पोजीशन पे हो गया, एक्सियल पोजीशन पे। आपने यही तो पढ़ा था कि अगर आपके पास एक डाइपोल गिवन है, क्या है, अगर आपके पास एक डाइपोल गिवन है तो उसकी इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन, इनके बीच में जनरल पोजीशन, ये जनरल पोजीशन थी जिसका एंगल थीटा था। अगर थीटा को खत्म कर दें, 0 कर दें, तो 0 का मतलब ये यहां लाई कर देगा ना, 0 करेंगे तो ये ऐसा खत्म होता जाएगा, तो ये कौन सी पोजीशन बन जाएगी, ये आपकी एक्सियल पोजीशन बन जाएगी। वहीं पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दूं तो cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा अंदर वाला पार्ट क्या जाएगा 0, और आपके पास ई नेट क्या मिलेगा, ई नेट मिलेगा आपको के पी बाई आर क्यूब। ठीक है, क्या मिलेगा के पी बाई आर क्यूब। तो सेम वही कि अगर ये एंगल थीटा था, इसको 90 करना है, तो 90 करने का मतलब ये पोजीशन, ये वाली पोजीशन आ गई, और ये कौन सी पोजीशन आ गई, ये आ गई आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, ये जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ। लेकिन जनरल पोजीशन पे पूछा जाएगा तो जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब आगे ध्यान से सुनो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी निकालते हैं, तो इसको हटाते हैं और डायरेक्शन समझते हैं कि जनरल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो क्या है, सेम वही चीज, ये था ऐसे बना लेते हैं, ये बना लिया हमने, ये ऐसे बनाया। ठीक है, तो ये हमारा डाइपोल था। ठीक है, और ये इसकी जनरल पोजीशन थी। ठीक है, ऐसे तो था जनरल पोजीशन। ठीक है, और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा था। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स निकाले थे,
एक तो आ रहा था इस तरीके से, एक ऐसा आ रहा था ये वाला जिसको हमने ई एक्सियल लिखा हुआ था, और एक था कैसा, एक था ऐसा जिसको हमने ई इक्वेटोरियल लिखा था, ऐसे तो लिखा था इक्वेटोरियल, ठीक है। हाँ, अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो मतलब जो ये ई नेट है वो कहां से आ रहा, मान लेते हैं ऐसे आ रहा, ठीक है। ये इस वाले से मान लेते हैं कितने का एंगल बना रहा, अल्फा एंगल बना रहा, किस वाले से, एक्सियल वाले से अल्फा एंगल बना रहा, ठीक है। तो हमें ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं इसको घुमा देता हूं, क्या करता हूं, इसको घुमा देता हूं, कुछ ऐसे बना लेता हूं, यहां पे बना लेता हूं। ये हमारे पास था ई एक्सियल, ठीक है, और एक ये था ई इक्वेटोरियल, इनके साथ जो इनका रिजल्टेंट है ई नेट, वो कितने का एंगल बना रहा है, एक्सियल वाले के साथ मैंने कहा अल्फा का एंगल, वही है, वही चीज बनाया मैंने, ये था, इसको खाली समझाने के लिए बनाया है ऐसे कि अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने ऐसा बना दिया। ये हो गया, ये हमने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें अल्फा निकालना है जो कि एक्सियल पोजीशन के साथ, एक्सियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल पे, अल्फा पे। तो अगर हम यहां से 10 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो 10 अल्फा क्या है, इस वाले पार्ट को मैं शिफ्ट करके आगे लिख दूं यहाँ पे ऐसे, क्योंकि भैया एक वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस वेक्टर को उठाया, इसको उठा के यहां रख दिया, ये हो गया, ठीक है। तो 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया, ऐसे तो आया। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया। अब अल्फा 10 अल्फा, इक्वेटोरियल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड था के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और एक्सियल पोजीशन पे कितना था 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। काटो, जो जो कैंसिल हो सकता है, आर स्क्वायर, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, और पी से पी कैंसिल, के से के कैंसिल, तो 10 अल्फा क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा। तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2 10 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो जो एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन मतलब वो किस एंगल पे होगा, वो होगा एंगल अल्फा एंगल पे, जो कि किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ 10 थीटा, किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ 10 थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, किस पोजीशन पे, जनरल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन दोनों पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और इसमें हमने जनरल पोजीशन पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो क्या है, हमारे पास एक डाइपोल है, क्या है बेटा, एक डाइपोल है, वो कहां रखा हुआ है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैंने इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। तो ये पैरेलल लाइंस क्या बना रही हैं, क्या बता रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाले, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पैरेलल लाइंस और इक्विस्पेस होनी चाहिए, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक डाइपोल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये इधर है नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक डाइपोल को रखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा का एंगल। अब हमने डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स भी लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है तो उस पे भी फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और आपको बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगता है,
जो कि होता है QE। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो कि वैल्यू में सेम होता है QE के बराबर। तो इसमें क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा और वो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, टर्न करने की कोशिश करेगा। ऐसा होगा, अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स कर दूं तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्निंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क आएगा। अब अगर मैंने ये वाला पोजीशन फिक्स कर दिया, अगर ये पॉइंट फिक्स कर दिया, तो फोर्स और जो पॉइंट होता है जिससे टर्न, जिसके अबाउट टर्न हो रहा होता है, तो फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये कितना था, P था। अच्छा एक मिनट, ये डिस्टेंस तो लिखना भूल गया मैं। इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी 2L, डाइपोल मोमेंट था P। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए तो ये लेंथ कैसा आएगा, अगर देखो अगर एंगल ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसका मतलब ये वाला भी थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसमें से ये 2L है। मुझे ये लेंथ चाहिए एंगल के सामने वाला है, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा लेता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या जाएगी, 2L साइन थीटा। तो ये 2L था, तो ये सामने वाला कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है बेटे, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, जिस पॉइंट के अबाउट टर्न होगा वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो रख लेते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है, QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2L साइन थीटा। तो Q2L क्या हो जाएगा, Q2L क्या होता है, Q2L या 2QL लिख लेते हैं, ये होता है P, डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है बेटे, डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू ये जाएगा PE साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क। ठीक है, ये क्या है, टॉर्क हो गया। अगर थीटा की वैल्यू 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, थीटा की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये वो वाली कंडीशन है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा दिया हुआ है, और जो डाइपोल है वो डाइपोल वो इसी के अलोंग ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ, तो उस पर टॉर्क, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो सॉरी 90 हो जाए, तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 ये होता है 1। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, PE। कितना हो जाएगा, PE। ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा था और डाइपोल आपने इस तरीके से रखा हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर इलेक्ट्रिक टॉर्क लगेगा या टॉर्क लगेगा, सिंपली जो वो क्या लगेगा, वो मैक्सिमम लगेगा टॉर्क। ठीक है, और वो मैक्सिमम कितना होगा, PE के बराबर। ठीक है, अब एक और चीज जरा ध्यान से सुनो, ये तो हटा देते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम आपको समझ में आ गया। अब इसे हटाते हैं और एक और चीज देखेंगे, इसे हटाते हैं। देखो टॉर्क किस तरीके की क्वांटिटी होता है बेटे, टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अभी यूनिट पूछेंगे तो यूनिट क्या होगा भैया, यूनिट इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर होगा। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है बेटे, मैग्नीट्यूड तो होता ही है और डायरेक्शन भी होता है। आपने पढ़ा कि टॉर्क कितना आ रहा है, टॉर्क आ रहा है PE साइन थीटा। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अगर आपको याद हो 11th क्लास का याद हो कि आपके पास A क्रॉस B, अगर आपके पास एक वेक्टर है जो कि A क्रॉस B है,
ठीक है, तो ए बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, जिसमें थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो हमारे पास क्या था, पी क्रॉस ई, सॉल्व करेंगे तो पी ई साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख तो लिया, लेकिन अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ध्यान से सुनिए, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब देखो पहले कुछ समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए ये था, वेक्टर बी ये था। अगर मैं ए क्रॉस बी करना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, ए क्रॉस बी करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मुझे अभी आपको पता है कि भैया क्रॉस वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन कैसे, आप क्या करोगे, पहले वाले वेक्टर पे अपना हाथ रखोगे, इस तरीके से रखोगे कि सारी की सारी फिंगर्स को आप दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमा सको। जैसे पहला वेक्टर ये था, तो मैंने पहले वाले वेक्टर पे हाथ रखा और इस तरीके से रखा कि बाकी फिंगर्स को दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमा दो। तो ये थंब क्या बता रहा है, थंब बता रहा है इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन। तो अगर मैंने ए क्रॉस बी किया तो इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, अंदर की तरफ। क्या आएगा यहाँ पे, इनवर्ड आएगा, इनवर्ड। अगर मैं उल्टा कर दूं, बी क्रॉस ए कर दूं, बी क्रॉस ए कर दूं, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, पहला वेक्टर पे हाथ रखना, पहला वेक्टर कौन सा यहाँ पे, बी है, और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ फिंगर्स घुमा लो, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ क्या करना, फिंगर्स घुमा लो। तो ये फोर्स किस, मतलब जो ये इनका रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में बता रहा है, बाहर की तरफ बता रहा है। कैसा है, आउटवर्ड, कैसा है, आउटवर्ड। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि पहला वेक्टर कौन सा है, पहले वाले वेक्टर पे हमने अपना हाथ रखना है और इस तरीके से रखना है कि सारी फिंगर्स को हम दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमा सकें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब हमें क्या है, हमें टॉर्क का डायरेक्शन निकालना, तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो आपने देखा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या था, ये ऐसे ही तो था। देखो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे तो बनाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था। देखो ये तो था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और टॉर्क मतलब ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा है। हमें निकालना है P क्रॉस E। तो हम क्या, और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर पे अपना हाथ रखेंगे। तो पहला वाला वेक्टर हो गया P वेक्टर, पहला वाले वेक्टर पे हमने अपने हाथ को रखा, पहले वाले वेक्टर। बाकी सारी फिंगर्स को हम इस तरीके से घुमाएंगे कि ये दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घूम जाए। तो हमने कैसा रखा, ऐसे, ऐसे रखा हमने। अब इनको घुमाओ तो P क्रॉस E क्या हो गया, P क्रॉस E। तो थंब किस तरफ के लिए बता रहा है, डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में बता रहा है, लेकिन हमारे पास जरूरी नहीं कि हमेशा इनवर्ड आउटवर्ड के फॉर्म में रहे। तो हम क्या लिखेंगे कि भैया यहाँ पे जो वेक्टर है, मतलब यहाँ पे जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन यहाँ पे अंदर आ रहा है, और जो अंदर की तरफ वेक्टर आ रहा है वो दोनों के क्या होगा बेटे, परपेंडिकुलर होगा। तो टॉर्क क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ P एंड E। P और E के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। किधर होगा, P और E के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कौन, टॉर्क। ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है बेटे, उस पर लगता है टॉर्क। टॉर्क लगने की वजह से वो घूमेगा, क्या लगेगा, घूमेगा। और जब घूमेगा तो उसमें जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आएगी Pe sin थीटा। अभी आपसे पूछेंगे भैया मिनिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क तब होगा जब ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, ऐसे, तब मिनिमम टॉर्क लगेगा। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तब मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा, टॉर्क का डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। और जब भी क्वेश्चन में आएगा ना तो आप क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना कि कहां पे आपका डाइपोल रखा हुआ है और कहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। और अगर आप डायरेक्शन निकालना ही चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल में पहले वाले वेक्टर पे अपना हाथ रखना है, बाकी सारी फिंगर्स को दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमाना। ठीक है, तो ये क्या था, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय स्टूडेंट्स।